गर्मी में झूठी प्रेग्नेंट जेठानी के बहाने इतनी खतरनाक गर्मी, ऊपर से कपड़े धोकर मुझे छत पर फैलाने आना पड़ता है। और गर्मी में सबसे ज्यादा हालत खराब कपड़े धोने और रसोई में होती है। बहू जल्दी नीचे आ। हाँ माँ जी अभी आई। एक तो मैं अपने ससुराल के कामों से परेशान, दूसरा मेरी सास मुझे अलग परेशान करती है। गर्मी और घर के कामों से परेशान नीलम छत पर कपड़े फैलाकर हॉल में पूरे परिवार के पास आती है। नीलम, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ भाभी, आज रविवार के दिन भी दोपहर को इतनी देर से खाना मिल रहा है। अरे मैं अकेले कितना काम करूंगी, अभी खाना बनाया नहीं है, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। बहू तो सिर्फ दाल चावल और आलू भुजिया बना ले। पसीने से भीगी नीलम रसोई में आकर गैस चूल्हे पर एक तरफ दाल दूसरी तरफ चावल चढ़ाती है और फिर आलू काटने लगती है। मेरे ससुराल वाले मेरी जरा भी फिक्र नहीं करते, ये नहीं कि बाहर से खाना मंगवा ले। इतना सोचते हुए नीलम खाना तैयार कर पूरे परिवार को परोसती है। वहीं पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और फिर वाह भाई वाह, मजा आ गया। सादा खाना, स्वस्थ खाना। मेरा पेट तो भर गया, अब तो रात तक भूख ही नहीं लगने वाली। मेरा भी पेट भर गया, जा रही हूँ मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम करने। हाँ, आज मेरी और अरुण की छुट्टी है। हम दोनों जाकर घर के कुछ कागजातों का काम करवा लेते हैं। इतना कहकर दोनों भाई चिलचिलाती धूप में कागजातों का काम करवाने घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलम रसोई में दोपहर के बर्तन धोते हुए साफ सफाई करती है। खाना खाकर मेरे ससुराल वाले अपने अपने कमरे में चले गए और मेरे पति और देवर अपना काम लेकर निकल गए। ननन जी अपने प्रोजेक्ट के बहाने अपने दोस्तों से बात करेगी। घर का काम कौन करेगा? मैं। मजदूर बना रखा है इन्होंने। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गर्मी की तेज दोपहर नीलम ऑनलाइन सब्जियां मंगाती है। तभी दरवाजे पर शारदा आकर, भैया मैंने इन सब्जियों की पेमेंट ऑनलाइन कर दी है। क्या बहू तूने ऑनलाइन सब्जियां मंगाई है? जरा दिखा तो कैसी सब्जियां हैं? कैसी सब्जियां? मम्मी जी सब्जियों जैसी सब्जियां हैं और बिल्कुल ताजी और फ्रेश। ताजी और फ्रेश? बहू ताजी और फ्रेश तो दूर की बात है, ये सब्जियां सही तरीके से उगाई भी नहीं गई है, इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही है जैसे सब्जियों को देखते ही उन्होंने अपनी पूरी कहानी आपको बता दी हो। बहू तजुर्बेदार को हर चीज अपनी कहानी सुना देती है। इन सब्जियों में ना रेशेदारपन है, ऊपर से इन्हें ताजा दिखाने के लिए कई दिनों से फ्रिज में रखा गया है। तो ये ऑर्डर कैंसिल कर, हम बाजार जाकर ताजी सब्जियां लाएंगे जो गांव के किसान बेचने लाते हैं। ठीक है मम्मी जी। भैया आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए और अपनी केमिकल वाली सब्जियां वापस ले जाओ। नीलम सब्जियां वापस कर शारदा के साथ सब्जी मंडी चली जाती है, जहां दोपहर की तेज धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही होती है। भैया आपकी सब्जियां अच्छी लग रही है, जरा अपनी सब्जियों के दाम तो बताना। बिल्कुल ताजी हैं सब्जियां, सुबह ही खेत से तोड़ कर लेकर आए हैं। आलू 50 रुपए किलो, लौकी 30, भिंडी। इन्हें गर्मी नहीं लगती क्या, जो गांव से इतनी दूर शहर में सब्जियां बेचने चले आते हैं? अच्छा खासा मैं ऑनलाइन सब्जियां मंगा रही थी, पर मम्मी जी को मेरा कोई तरीका पसंद कहाँ आता है। इन्हें तो ताजी सब्जियां ही चाहिए। खुद मुझे भी इतनी तेज धूप में लेकर आ गई है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो उम्र हो गई है, मैं धूप में काली हो जाऊंगी। बहू यहाँ वहाँ क्या देख रही है? मैं तुझे यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तू सब्जियाँ पहचानना सीखे। मैं कैसे पहचान रही हूँ ये देख। अच्छी सब्जियाँ खरीदेगी तभी अच्छा खाना बनेगा और परिवार स्वस्थ रहेगा। हाँ मम्मी जी मैं देख रही हूँ। घर की बड़ी बहू होने के नाते ससुराल वाले नीलम से घर संभालने की उम्मीद लगाते हैं। वहीं नीलम घर के छोटे छोटे कामों में भी बहाने ढूंढती है और नुक्स निकालती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दोपहर नीलम अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में। हम घर की इकलौती बहुओं की तो हालत ही खराब हो जाती है गर्मी में। सास ससुर हो, पति हो, ननंद हो या देवर, सब हम ही पर चढ़े रहते हैं। बहू ये काम, भाभी ये काम, नीलम वो काम, सब हम ही से काम करवा कर गर्मी में हमें मार देना चाहते हैं। हे भगवान, तुम सभी अपने ससुराल से कितना ज्यादा परेशान हो। क्यों, तू परेशान नहीं है अपने ससुराल वालों से? वैसे तू परेशान लग भी नहीं रही, बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? खुश तो रहूंगी ही, तुम लोगों को पता है अभी कुछ महीने पहले ही मेरे देवर जी की शादी हुई है। अब देवरानी भी आ गई हैं। हम दोनों जेठानी देवरानी ने घर का काम बांट लिया है। आज मैं किटी पार्टी में आकर चिल मार रही हूँ तो कल वो किटी पार्टी में चली जाएगी। वाह तेरा तो बड़ा सही है, घर के काम भी बांट लिया है और घूमने फिरने का तरीका भी निकाल लिया। अरे इसीलिए तो कहती हूँ अगर तुम लोगों के भी देवर हैं तो उनकी शादी करवा दो। देवरानी आएगी, अपने आप घर का सारा काम 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा।
पता भी नहीं चलेगा कि कब घर का काम खत्म हो गया। तेरी बात तो सही है। अब सोचना ये है कि अपने देवर जी की शादी कैसे करवाऊं। वैसे मेरे दिमाग में एक प्लान तो है। अपनी किटी पार्टी खत्म कर नीलम सीधे मंदिर में अपने घर के पंडित दीनदयाल के पास पहुंचती है। राम राम पंडित जी, दरअसल मैं यहाँ अपने देवर जी की शादी की बात करने आई हूँ। खुश रहो बेटी, बड़े सही समय पर आई हो तुम। मेरे पास कुछ 10-12 लड़कियों की फोटो आई है। ये फोटो ले जाओ, शारदा जी से सलाह मशवरा करो। कोई पसंद आए तो बताना, मैं बायोडेटा भेज दूंगा। ठीक है पंडित जी। जिसके बाद तस्वीरें लेकर नीलम घर आती है और अपने देवर अरुण के कमरे की डेस्क पर रखकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही शाम को जब अरुण अपने कमरे में आता है और डेस्क पर रखी तस्वीरें उठाकर देखने लगता है, मेरे कमरे में लड़कियों की इतनी सारी फोटोज किसने रखी? जरूर माँ ने रखी होंगी। इनमें से किसी लड़की को पसंद करने के लिए कहेंगी वो, लेकिन इनमें तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे पसंद आए। अरे ये कौन सी लड़की है? ये लड़की तो बड़ी प्यारी है। कितनी सुंदर आंखें हैं और मुस्कान तो ऐसी लग रही है जैसे रंगीन फूलों का बागीचा हो। अरुण अनीता की तस्वीर देखकर अनीता की सुंदरता की तारीफ करने लगता है। तभी पीछे से प्रीति, नीलम और शारदा कमरे में चली आती हैं। प्रीति तुरंत अरुण के हाथ से अनीता की तस्वीर लेकर, ये देखो मम्मी, भैया इस लड़की को पसंद करते हैं। ये इनकी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं माँ, ये कुछ भी बकवास कर रही है। यहाँ इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं, क्या सब मेरी गर्लफ्रेंड है? तुमने ही रखी है ना ये तस्वीरें? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने ये तस्वीरें नहीं रखी है। ये दोनों ननद भाभी मुझे यहाँ लेकर आई है। मम्मी जी, ये तस्वीरें मैंने रखी है। हमारे घर के पंडित दीनदयाल जी से लेकर आई हूँ देवर जी के लिए लड़की ढूंढने के लिए। अरे अरुण की शादी का ख्याल तो मेरे दिमाग से उतर ही गया था। अब उसकी नौकरी भी लग गई है, अब तो उसकी भी शादी करवानी है। कोई लड़की पसंद आई तुझे? हाँ माँ। ठीक है बहू, पंडित जी से कहकर इसका बायोडाटा मंगवा ले और हमारे अरुण की तस्वीर भेज दे। नीलम मनी मन बहुत खुश होकर अपने देवर अरुण की एक अच्छी सी तस्वीर लड़की वालों के लिए भिजवा देती है। वहीं 2 दिनों में लड़की वाले अरुण को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार अनीता का रिश्ता लेकर अनीता के घर पहुंचता है, जहां कृष्णलाल और मीनाक्षी पूरे परिवार को सोफे पर बिठाती हैं और अनीता सभी को चाय नाश्ता परोसती है। जी हमें तो आपका लड़का पसंद है। और अनीता बेटी, तेरी क्या इच्छा है? बिना झिझक सबके सामने बता। मम्मी पापा, मुझे आप लोगों के फैसले पर पूरा भरोसा है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जी, हमारी बेटी का फैसला तो आपने सुन लिया, अब अपने बेटे का फैसला भी सुनवा दीजिए। मुझे तो अनीता फोटो में ही पसंद आ गई थी और सामने से अनीता उससे भी ज्यादा सुंदर है। साथ ही अनीता का विनम्र स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। दोनों परिवार एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर मिठाइयों की मिठास के साथ एक शुभ तारीख तय कर दी जाती है और कुछ ही दिनों में तय तारीख के दिन ढोल नगाड़ों की गूंज में अनीता और अरुण की शादी करवाई जाती है। जिसके बाद अनीता अरुण के साथ अपने ससुराल चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह सुबह अनीता तैयार होकर हॉल में आती है। आज सुबह का नाश्ता तो देवरानी जी को ही बनाना है, पर मैं पूरे दिन का खाना और घर के काम देवरानी जी से ही करवाऊंगी। अगर मिल बांट कर काम करने लगी तब भी घर का आधा काम मुझे ही करना पड़ेगा और नई नवेली बहू होने के नाते ये तो कुछ काम ही नहीं करेगी। बहू, आज अपनी पहली रसोई में अपने बूढ़े ससुर को क्या खिला रही हो? पापा जी, आपका जो खाने का मन हो बताइए, मैं बना दूंगी। पापा अकेले नहीं है भाभी, हम भी हैं, आपके पति भी हैं और आपके जेठ जी भी हैं। इन्हें भी खुश करना है आपको अपनी पहली रसोई में। आप सब अपनी अपनी पसंद बताइए, मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। बहू, मुझे तो जलेबी पसंद है। बहू, मुझे दही बड़े बहुत पसंद है। मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे पूरी और आलू दम खाना है और आपके पतिदेव को पनीर के पराठे मूंगफली की चटनी के साथ पसंद है। मुझे पुलाव और बटर पनीर पसंद है। सबकी फरमाइशें सुनकर अनीता रसोई में जाती है और कमर में पल्लू खोसकर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं खाने से निकल रही गर्म भाप पूरी रसोई को स्टीम इंजन में बदल देती है और अनीता का चेहरा पसीने से भर जाता है। आज अपनी पहली रसोई में ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और अपने पतिदेव के लिए तो और भी प्यार से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है पति के दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। ये पनीर के पराठे और मूंगफली की चटनी हमारे प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत है। गर्मी होने के बावजूद अनीता पूरे दिल से सभी की पसंद का खाना बनाती है और सभी को परोसती है।
वाओ अनीता, तुमने बहुत अच्छे पनीर के पराठे बनाए हैं। मैंने शहर के हर रेस्टोरेंट के पनीर के पराठे ट्राई किए, लेकिन ऐसा स्वाद किसी शेफ के हाथ में भी नहीं है। वाकई बहू, तू काफी अच्छा खाना बना लेती है। वो भी इतने तरह का खाना, इतने कम समय में, और पहली रसोई में। यही नीलम को बनाना पड़े तो उसके छक्के छूट जाएं। नीरज की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही अनीता की पहली रसोई पूरी होती है और दोपहर में अनीता नीलम के कमरे में आती है, जहां नीलम फोन चला रही होती है। चलिए जेठानी जी, दोपहर का खाना बना लेते हैं। देवरानी जी, आप काम शुरू कीजिए, मैं फोन में थोड़ा काम करके आती हूँ। जिसके बाद अनीता रसोई में आकर एक बार फिर खाना बनाना शुरू करती है। काफी देर तक नीलम के ना आने पर अनीता ही सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं रात में भी अनीता ही सारा खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनीता घर परिवार में पूरी तरह घुल मिल जाती है। और फिर एक दिन, जेठानी जी, आज रविवार है, काफी सारे कपड़े धोने हैं और अच्छा खाना भी बनाना है। चलिए फटाफट कपड़े धोकर फिर खाना बना लेंगे। देवरानी जी, हम दोनों मिलकर एक ही काम करेंगे तो ज्यादा समय बर्बाद होगा। वैसे भी मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं कपड़े धो भी नहीं पाऊंगी। ठीक है जेठानी जी, मैं कपड़े धो लेती हूँ, आप दूसरा काम देख लीजिए। घर भर की चादरें, तकिए, सोफे के कवर, पर्दे और रोजमर्रा के कपड़े इकट्ठा करके अनीता कपड़े धोती है और चिलचिलाती धूप में छत पर फैलाकर नीचे उतर रही होती है कि तभी शारदा, छोटी बहू, तेरे हाथ का खाना हम सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए तुझे खाना बनाने की जिम्मेदारी दी है। और आज रविवार के दिन दोपहर के 2 बज गए, अभी तक तूने खाना बनाया ही नहीं। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। अनीता रसोई में आकर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। और फिर सभी के खाने के बाद अनीता बर्तन धोकर घर की साफ सफाई करती है। ऐसे ही एक शाम अनीता अपने कमरे में कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी नीलम अपने ढेर सारे कपड़े लेकर वहाँ आ जाती है। जेठानी जी, आप मेरे कमरे में कुछ बात है क्या? हाँ देवरानी जी, आप कपड़े प्रेस करी है ना, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें भी प्रेस कर दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीजिए, मैं कर दूंगी। अनीता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नीलम के बताए हुए हर काम को करती जाती है। यूं ही एक दिन बालकनी में खड़ी नीलम तस्वीरें खींच रही होती है। बालकनी से कितनी अच्छी तस्वीरें आ रही है। बड़ी बहू, तुझे जेठानी क्या बना दिया? तूने तो अपनी देवरानी को अपना पर्सनल नौकर समझ लिया है। ऐसे क्यों कह रही है मम्मी जी आप? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, 2 हफ्तों से देख रही हूँ घर का सारा काम अनीता बहू अकेले कर रही है और तू यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती है। चल, आज शाम का नाश्ता तू बनाएगी, जा पकौड़े और चाय बना। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो चुपचाप रसोई में आकर पकौड़े तलने लगती है। ऐसे बात नहीं बनेगी, अगर काम से बचना है तो कोई बढ़िया बहाना ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दोपहर हॉल में कपड़े समेटते हुए अचानक नीलम बेहोश होकर गिर जाती है। मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी बेहोश हो गई। अरे अनीता बहू, शारदा, जल्दी बड़ी बहू को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ और दोनों बेटों को भी फोन करता हूँ। अनीता और शारदा नीलम को कमरे में लेकर आती हैं। वहीं रामलाल फोन करके डॉक्टर मिथिलेश के साथ अपने दोनों बेटों को भी बुला लेता है। डॉक्टर, नीलम अचानक बेहोश हो गई, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? जी सीरियस तो नहीं है, लेकिन नीलम जी 2 महीने की गर्भवती हैं। शायद इन 2 महीनों में इन्होंने काफी मेहनत की है, जिस वजह से अचानक बेहोश हो गईं। आप लोग इनका खास ख्याल रखिए। जेठानी जी, आप माँ बनने वाली है। अरे वाह, मैं चाची बनूंगी। भैया, आप पापा बनेंगे और मैं दादा बनूंगा। मैं तो लड़का होने पर लड़की के कपड़े और लड़की होने पर उसे लड़के के कपड़े पहनाऊंगी। बड़ी बहू, आज से तू अपना खास ख्याल रखेगी, समझी ना? ऐसे ही शाम होती है। रामलाल, नीरज और अरुण नीलम के कमरों को खिलौनों, सुंदर बच्चों की तस्वीरों और खाने पीने की चीजों से भर देते हैं। और फिर अगले दिन फोन चलाते हुए नीलम सोफे पर बैठी होती है। ये रील कितना फनी है। बड़ी बहू, ऐसी हालत में एक ही जगह बैठे नहीं रहा जाता, थोड़ा टहला जाता है या फिर घर के छोटे मोटे काम किए जाते हैं। ऐसा कर, तू झाड़ू मारने का काम कर ले, थकान भी कम होगी और शरीर की थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीलम झाड़ू मारना शुरू करती है। वहीं झाड़ू मारते हुए नीलम की सांसें फूलने लगती हैं। क्या हुआ भाभी आपको? आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? जेठानी जी, कहीं झाड़ू मारने की वजह से तो आपकी सांस नहीं फूल रही? हाँ, झाड़ू मारने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है ना, तो पेट पर दबाव पड़ने की वजह से शायद सांस फूलने लगी। कोई बात नहीं, मैं झाड़ू मार लूंगी। नहीं नहीं जेठानी जी,
इसकी कोई जरूरत नहीं है, लाइए मैं झाड़ू मार देती हूँ। यही तो मैं चाहती थी, वरना झाड़ू मारने में किसकी सांस फूलती है। बहाने से नीलम घर की साफ सफाई के कामों से तो बच जाती है। ऐसे ही एक दोपहर नीलम रसोई में आती है तो अनीता, जेठानी जी आप रसोई में क्यों आई है? यहाँ बहुत गर्मी है, बाहर जाइए। देवरानी जी मुझे खीरा खाने का मन कर रहा है, वही लेने आई हूँ। जेठानी जी खीरा तो नहीं है, आप कुछ और खाएंगी? नहीं देवरानी जी रहने दीजिए, अब खीरा नहीं है तो और क्या खाऊं। गर्भवती औरत को उसकी पसंद का खाना ना मिले तो ना ये औरत के लिए अच्छी बात नहीं है, न ही बच्चे के लिए। मैं जेठानी जी के लिए खीरा लेकर आ जाती हूँ, साथ में कुछ खट्टा भी ले लूंगी। खाना बनाकर अनीता चिलचिलाती तेज धूप में घर से निकलती है और सब्जी मंडी से खीरा और इमली खरीदकर दोपहर के खाने में नीलम को परोसती है। मुझे अच्छे से पता था रसोई में खीरा नहीं है, इसीलिए तो मैंने देवरानी जी से खीरा खाने की इच्छा बताई, ताकि इन्हें भी पता चले कि इतनी तेज धूप में सब्जी मंडी जाने में कैसा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझने वाली अनीता खुशी खुशी अपने ससुराल और नीलम के काम करती है, जिसे देख दीवार के पीछे छिपी नीलम, ये देवरानी जी बड़े आराम से घर का काम कर रही हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, थोड़ी दिक्कत देवरानी जी को भी तो होनी चाहिए ना। इतना कहकर नीलम अपने कमरे की सारी चादरें, यहाँ तक कि घर के साफ कपड़े भी इकट्ठा करके बाथरूम में कपड़े धोने वाली जगह पर रख देती है। फिर जब थोड़ी देर के बाद अनीता कपड़े धोने आती है, रविवार को ही तो घर के सभी पर्दे, सोफे के कवर और दूसरे कपड़े धोए थे, आज फिर इतने सारे कपड़े निकल आए। सिर्फ 2 दिन में इतने गंदे कपड़े निकलेंगे, तब तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। रसोई की गर्मी से हारी अनीता बाथरूम में बैठकर कपड़े धोने लगती है। वहीं ढेर सारे कपड़े होने की वजह से अनीता की सांस फूल जाती है। उफ, अभी तक तो मैंने आधे कपड़े भी नहीं धोए हैं। हाथों से ब्रश मार मार कर कपड़े धोना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन धोने तो पड़ेंगे ही। हाँ, अब मेरे दिल को सुकून मिला। देवरानी जी थोड़ा तो परेशान हुई, अब ऐसे ही और परेशान करूंगी इन्हें। कुछ मनोरंजन होना चाहिए ना जिंदगी में। कपड़े धोकर अनीता तेज धूप में छत पर आकर सारे कपड़े फैलाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक शाम नीरज, अरुण नीलम के लिए मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम लेकर आते हैं। भैया, ये आप लोग क्या लेकर आए हैं? नीलम के लिए मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम लाए हैं। गर्मी में नीलम को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, इसलिए। आइसक्रीम खाना तो पसंद है, पर मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम नहीं खानी है मुझे। मैंगो फ्लेवर नहीं खानी है? आप तो हमेशा मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम ही खाती हैं। अरे जेठानी जी गर्भवती है ना, ऐसे में मन बदलता रहता है। हाँ बिल्कुल, मुझे आइसक्रीम तो खानी है, लेकिन मैंगो नहीं, मिक्स्ड वनीला विद नट्स। नीलम, आज ये आइसक्रीम खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए तुम जो कहोगी वो आइसक्रीम लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैं ये आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और किसने कहा था आप लोगों को आइसक्रीम लेकर आने के लिए? नहीं लेकर आए होते आइसक्रीम। अरे नहीं नहीं नीलम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम दोनों ऑफिस से आए हैं ना, तो थोड़ा थके हुए हैं, इसलिए कह रहे थे, वरना अभी बदलवा कर लेकर आते हैं। लाइए आइसक्रीम मुझे दीजिए, 2 सिग्नल दूर मोड़ वाले से लेकर आए हैं ना। मैं अभी बदलकर जेठानी जी की पसंद की आइसक्रीम लेकर आती हूँ, तब तक आप दोनों कपड़े बदलकर खाने पर बैठिए। पूरा दिन घर का काम करके थकान से चूर अनीता आइसक्रीम बदलने जाती है और नीलम की मंगाई हुई आइसक्रीम लेकर आती है, जिसे नीलम अकेले खाकर खत्म कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम शारदा और अनीता नीलम को टहलाने पार्क में लेकर आती हैं। तभी पड़ोस ने, अनीता बहू, तेरी जेठानी से तो घर में कोई काम होता नहीं है, इसे रोज इसी तरह टहलाने पार्क लेकर आया कर, इसकी और इसके होने वाले बच्चे की तबीयत खराब नहीं होगी। बहू बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी सास, इस अवस्था में टहलना बहुत जरूरी होता है। और अनीता बहू, तेरी जेठानी ने तो खुशखबरी सुना दी, अब तू कब हमें खुशखबरी सुना रही है? आंटी, पहले मेरी जेठानी जी की तो डिलीवरी होने दीजिए, और जब मेरी खुशखबरी आएगी तब तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। वैसे तेरी जेठानी 2 महीने की गर्भवती पहले से थी, 1 महीना होने को है और पेट कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने बताया था कि लक्षण थोड़ी देर से आए हैं, इसीलिए पेट भी थोड़ी देर से निकलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। नीलम का 3रा महीना पूरा हो जाता है। वहीं धीरे धीरे नीलम का पेट भी बाहर आने लगता है। अब सच में लग रहा है कि भाभी गर्भवती है। अनीता बहू, अब तो तेरी जेठानी का पेट भी दिखने लगा है, अब तो तुझे पड़ोसियों में बांटने के लिए लड्डू बनाने शुरू कर देने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी। ठीक है बहू, फिर बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी कर ले, फिर अपनी जेठानी के साथ हॉल में बैठकर लड्डू बना लेना। अनीता रसोई में आकर दोनों चूल्हों पर कढ़ाई चढ़ाकर घी और बेसन डालती है और दोनों हाथों से कढ़ाई चलाकर बेसन भूनने लगती है। बाप रे, घर की छोटी कढ़ाई में सभी पड़ोसी के लिए लड्डू तैयार करना कितना मुश्किल है।
1 घंटा हो गया और ये 8 किलो बेसन अभी तक तैयार नहीं हुआ। अभी इनके लड्डू भी बनाने बाकी हैं। मुश्किल काम होने के बावजूद अनीता बहाने नहीं ढूंढती है और घर के छोटे गैस चूल्हे और छोटी कढ़ाई में सभी पड़ोसियों को बांटने जितने बेसन के लड्डुओं का बेसन तैयार करती है। फिर दोनों कढ़ाइयां लेकर हॉल में नीलम के पास बैठकर लड्डू बनाने लगती है। जेठानी जी इतने अच्छे लड्डू बनेंगे ना कि सब आपकी गर्भवती होने की खुशी में खाए इन लड्डुओं को सालों तक याद रखेंगे। मैं ही गर्भवती हूँ, मेरी खुशियों में लड्डू बट रहे हैं और मुझे ही लड्डू बनाने पड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं नहीं बनाऊंगी लड्डू। ये लड्डू बनाना बहुत मुश्किल काम है, हाथ भी जल रहा है और गर्मी भी लग रही है। जेठानी जी थोड़ा जल्दी कीजिए वरना लड्डू बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे। देवरानी जी मुझे तो इसी घी की खुशबू से उल्टी आ रही है, मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अनीता सारी रात जाकर अकेले लड्डू तैयार करती है और अगले दिन सभी पड़ोसनों को बांटती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। नीलम को चलने फिरने में भी अब थोड़ी दिक्कत होने लगती है। वहीं एक शाम अनीता अपनी जेठानी नीलम को बालकनी में बैठाकर चाय पकौड़े का नाश्ता करा रही होती है। जेठानी जी वैसे तो मम्मी जी ने आपको चाय पकौड़े देने के लिए मुझे मना किया है, पर आपका बहुत मन था इसलिए मैंने गुड़ की चाय और आलू के पकौड़े बना दिए हैं। पर आप जल्दी जल्दी सारे पकौड़े खाकर फिर घर के अंदर चलिए। हाँ देवरानी जी, मैं यही सारे पकौड़े खाकर घर के अंदर जाऊंगी और रात में आप मेरे लिए बताशे की खीर, पराठे, साथ में मशरूम और कटहल की सब्जी बनाइएगा। पर जेठानी जी ये सब तो बहुत मसालेदार और रिच खाना है, इसकी जगह मैं आपके लिए कुछ हल्का बना दूंगी। नहीं देवरानी जी, अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत है तो मत बनाइएगा, मैं खुद बना लूंगी, लेकिन खाऊंगी तो यही सब। मेरा बच्चा यही मांगता है मुझसे। ठीक है जेठानी जी, जो आप कहेंगी मैं वही बना दूंगी। फिर अगले दिन आपको थोड़ा ज्यादा टहलना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा टहल लूंगी, पर पहले आप मुझे सहारा देकर उठाइए, ऐसे मैं उठ नहीं पाती हूँ। अनीता अपने कंधे का सहारा देकर नीलम को उठाती है। नीलम अपने शरीर का पूरा भार अनीता के कंधों पर डाल देती है। तो वहीं किसी तरह लड़खड़ाते हुए अनीता नीलम को उसके कमरे में पहुंचाकर बाहर निकलती है। बाप रे, जेठानी जी का तो वजन बहुत ज्यादा है। मेरे दोनों कंधे टूटने लगे उनको सहारा देने में। पर शायद जेठानी जी ने हील पहनी थी, ऐसे में उन्हें हील नहीं पहननी चाहिए थी। मैं बता कर आती हूँ। अनीता वापस नीलम के कमरे में आती है जहाँ नीलम ठुमके लगा रही होती है। तभी अनीता को देखते ही नीलम रुक जाती है। देवरानी जी आप? जेठानी जी अभी तो आप चल नहीं पा रही थी और यहाँ कमरे में ठुमके लगा रही है, ऊपर से अपने हील भी पहन रखी है। सॉरी देवरानी जी, आपसे मैं हील नहीं पहनूंगी। ठीक है, अब आप ठुमके क्यों लगा रही थी? वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने किक मारी ना, उसकी खुशी में मैं ठुमके लगा रही थी। क्या? बच्चे ने लात मारी? मुझे भी फील करना है। इतना कहकर अनीता नीलम के पेट पर हाथ रखकर बच्चे के लात मारने का इंतजार करने लगती है। जेठानी जी 5 मिनट से ज्यादा समय हो गया, अभी तक किसने किक नहीं मारी। देवरानी जी अब बच्चा लात नहीं मार रहा तो उसमें मैं क्या करूं? वैसे भी अभी तो छोटा है, कभी कभी ही लात मारेगा ना। नीलम की बातों से उदास होकर अनीता अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। अनीता दिन भर काम और गर्मी से परेशान थकी थकी रहने लगती है। वहीं देर रात तक काम करने की वजह से अनीता अरुण को भी समय नहीं दे पाती। साथ ही अनीता की गर्दन और पीठ पर गर्मी की वजह से लाल दाने निकल जाते हैं। ऐसे ही एक रात कमरे में अरुण अनीता का इंतजार कर रहा होता है। हमारी शादी को इतना समय हो गया, पहले तो अनीता झिझक की वजह से मेरे पास नहीं आती थी, हमारी ज्यादा बात भी नहीं होती थी। अब शादी को करीब 2 महीने होने वाले हैं और अभी भी अनीता रात में इतनी देर से कमरे में आती है कि तब तक मुझे नींद लग जाती है। मैं उससे 2 मीठी बातें भी नहीं कर पाता। ये गर्मी में काम करके तो मेरी गर्दन और पीठ पर लाल दाने हो गए हैं। कितनी तकलीफ दे रहे हैं ये। ऊपर से मेरी शादी को इतना समय हो गया, मैं अरुण को सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही खिला रही हूँ, उससे बैठकर 2 बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। न जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में। अनीता बर्तन धोकर घर का सारा काम खत्म करती है। फिर नीलम को हल्दी केसर वाला दूध पिलाकर अपने कमरे में पहुंचती है, जहां अरुण गहरी नींद में सो चुका होता है। वहीं अनीता उदास होकर कपड़े बदलकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन रविवार को सभी हॉल में बैठे होते हैं कि तभी नीलम, तुम अपना पूरा ध्यान रख रही हो ना? प्रीति, अनीता, माँ, तुम लोग भी नीलम का ध्यान रखना। भैया आप चिंता मत कीजिए, हम सभी जेठानी जी का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। पर जेठानी जी ने अभी तक हमें हमारे छुटकों की किक फील नहीं करवाई। अरे अभी तक मैंने भी अपने बच्चे की लात महसूस नहीं की। बहू, बच्चा लात तो मारता है ना?
हाँ हाँ मम्मी जी, बच्चा लात मारता है। तब तो आज हम सभी बच्चे की लात महसूस करके ही मानेंगे, क्यों ना नंजी? हाँ हाँ, हमारा हक बनता है। हाँ भाभी, हम लोगों का भी तो हक बनता है। नीरज और शारदा नीलम के पेट पर हाथ रखकर बच्चों के लात मारने का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही करीब आधा घंटा बीत जाता है। बहू, इतने समय से बच्चा कम से कम 5 से 7 बार लात मारता है। तू मेरे साथ अस्पताल चल, जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। वो डॉक्टर उल्टा सीधा कुछ कहेगा, मेरा बच्चा ठीक है। जेठानी जी, अस्पताल चलिए, डॉक्टर उल्टा सीधा क्यों कहेगा? जो सच होगा वही बताएगा। अब चलिए। अनीता और घर वाले नीलम को साथ लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर मिथिलेश और कुछ नर्सें नीलम की जांच कर रही होती हैं। डॉक्टर साहब, पेट तो पूरा खाली दिख रहा है। मेरे पोता पोती कहाँ हैं? देखिए, आप लोग बाहर जाइए, डॉक्टर को सही से जांच करने दीजिए, सब बाहर जाइए। पूरा परिवार परेशान होकर बाहर आ जाता है, जहां थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर से नीलम के रोने की आवाज आने लगती है। तभी डॉक्टर मिथिलेश बाहर आकर, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी जेठानी अंदर रो क्यों रही है? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी जेठानी का मिसकैरेज हो गया है। मैंने इंजेक्शन देकर उनके पेट में जमा सारा पानी निकाल दिया है। अब उनका पेट भी पहले जैसा हो गया है। डॉक्टर, होश में तो हो तुम? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो। भैया भैया, संभालिए खुद को। इतना कहकर सब नीलम के पास जाते हैं, जहां रोती हुई नीलम को देखकर पूरा परिवार रोने लगता है। जिसके बाद मायूस और उदास सभी अपने घर की तरफ लौटते हैं। घर के बाहर नीलम का पिचका पेट देखकर पड़ोसने खिड़कियों के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और बातें बनाने लगती हैं। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 2 पल की खुशी दिखाकर छीन ली। ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ध्यान रखने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? सभी को रोता देखकर अनीता मुंह बनाकर नीलम के कमरे में आती है और नकली बैली लगाकर सबके सामने रख देती है। जेठानी जी, ये नकली पेट लगाकर गर्भवती होने का झूठा नाटक कर रही थी इतने वक्त से, ताकि गर्मी में घर के कामों से बच सके। कल रात में पानी पीने उठी थी तो नीलम बिना नकली पेट लगाए हॉल में नाच रही होती है। गर्मी में गर्भवती होने का बहाना करके मैंने सारे काम देवरानी जी पर थोप दिए हैं। अब गर्मियां सुकून से बीतेंगी। बाकी की कहानी आपको इनका पार्टनर बताएगा डॉक्टर। अनीता की आवाज देते ही दरवाजे से सिसकते हुए डॉक्टर मिथिलेश अंदर आते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और सिसकियाँ क्यों भर रहे हैं? दरअसल आपकी देवरानी ने मुझे भर भर कर मिर्च खिलाई है और सब सच बताने को कहा है। दरअसल आप लोगों की बड़ी बहू कभी गर्भवती थी ही नहीं। वो तो एक दिन मेरे पास आई और डॉक्टर, कल दोपहर को आपको मेरे घर से फोन आएगा। आप आइएगा, मेरा चेकअप कीजिएगा और कह दीजिएगा कि आपकी बहू 2 महीने की गर्भवती है। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, पर आपको ये आइडिया कैसे आया? एक दोपहर में अपनी गर्भवती सहेली से मिली थी। सब्जी मंडी में नीलम अपनी गर्भवती सहेली शीला से बात कर रही होती है। मैं बाजार में सामान लेने नहीं आई हूँ। इस हालत में मेरी सासू माँ मुझे कोई काम नहीं करने देती है। मैं तो यहाँ गोलगप्पे खाने आई हूँ। वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। गर्भवती हो जाओ और सभी कामों से छुट्टी पा लो। और आज जब आप लोग इन्हें लेकर आए तो नकली पेट की वजह से स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। आप लोगों को बाहर भेजने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि गर्मियां खत्म होने वाली हैं, आप मेरे मिसकैरेज की बात सबको बता दीजिए। और एक बार फिर मैंने झूठ बोल दिया। डॉक्टर, तेरा तो मैं लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा, पर पहले अपनी बीवी से। नीरज की गुस्से से भरी आंखें देखकर डॉक्टर मिथिलेश घबराकर भाग जाता है। वहीं नीरज नीलम को थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी शारदा नीरज का हाथ पकड़ लेती है। रुक जा, हर गलती की अलग सजा होती है। बहू ने गर्मी में काम से बचने के लिए बहाने किए हैं ना, तो अब गर्मी में काम करेगी। नीलम गिड़गिड़ाने लगती है, पर कोई नीलम की बात नहीं सुनता। जिसके बाद अगले दिन घर के सभी लोग अपने गंदे और साफ कपड़े बाथरूम में रख देते हैं, जहां नीलम अकेले गर्मी में सारे कपड़े धोती है और तेज धूप में नंगे पांव छत पर कपड़े फैलाने जाती है। हे भगवान, इतने सारे कपड़े धोकर वैसे ही मेरे कंधे दुख रहे हैं, ऊपर से इतना पसीना, और अब ये पाँव भी जल रहा है। सही सजा दी है तेरी सास ने तुझे, तो जैसी औरत को तो छी। नीलम सबके तिरस्कार और गर्मी में काम की परेशानियों से सबक सीखने लगती है। और एक दोपहर अनीता सोफे पर बैठी होती है, जहां शारदा नीलम से अनीता को अंगूर खिलवा रही होती है। मुझे इमली और खीर खानी है, लेकिन अभी तू अंगूर खिला और इसके बाद अपनी देवरानी के पैर भी दबाएगी तू।
नहीं नहीं, मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। और मम्मी जी माफ कर दीजिए ना जेठानी जी को, इतना तो इन्होंने खाया भी नहीं था जितना इनका चेहरा सूख गया है। मम्मी जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नीरज, प्रीति, पापा जी, देवरानी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नीलम के गिड़गिड़ाने और अनीता के कहने पर घरवाले नीलम को एक मौका और दे देते हैं, पर अभी भी कोई नीलम को माफ नहीं कर पाता है। वहीं नीलम अपनी देवरानी के साथ मिलकर अब अपना ससुराल संभालने की पूरी कोशिश करती है।